हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नून लीग की हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया वो नून लीग की हुकूमत के वक्त का है। हमने कल ही हकाइक आपके सामने रख दिए थे कि डेटा तहरीक इंसाफ के दौर का है, और अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बीबीसी को तस्दीक की है कि बदउनवानी से मुताल्लिक उसकी जारी करदा रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया डेटा पुराना नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो डेटा इस्तेमाल किया गया वो 2019 और 2020 का है, मगर मामला सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट का नहीं है, बल्कि करप्शन से मुताल्लिक कुछ वादों और दावों का भी है। हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ ने बहुत से वादे किए, मगर 2 वादे बार बार किए। हुकूमत में आने से पहले भी किए और हुकूमत में आने के बाद भी किए। पहला वादा था हुकूमत में आकर करप्शन खत्म करेंगे, 90 दिन में खत्म करेंगे, और दूसरा वादा था कि बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। और ये वो दावे थे और वादे थे जिन पर 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों के वादों के मुकाबले में फौरी तौर पर अमल किया जा सकता था। तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए अब 29 महीने हो गए हैं। इन वादों पर कितना अमल हुआ उसका जायजा लेते हैं। जहां तक करप्शन की बात है तो चाहे बैनुल अक़वामी इदारे हों, चाहे खुद हुकूमती अराकीन और इत्तेहादी हों, वो करप्शन बढ़ने की बात करते रहे हैं, और अदालतें मुसलसल करप्शन केसेस में सियासी इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं। 29 महीने हो गए, करप्शन का तासुर कम होने के बजाय बढ़ रहा है, और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ ना कुछ साबित हुआ, ना ही लूटा गया पैसा वापस आया। गुज़िश्ता साल जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त हमारे ही प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इस बात को तस्लीम किया था कि निचली सतह पर करप्शन हो रही है। बाकी सबकी तो जमानत पर रिहाई हो रही है, ऑपोजिशन के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, अपनी ही करप्शन बढ़ गई है, तो बयानिया था उसको तो बड़ा नुकसान हुआ है। जो करप्शन हो रही है वो निचली सतह पे हो रही है, जिसको ब्यूरोक्रेसी ने कंट्रोल करना है उस करप्शन को। अगर थानेदार करप्शन कर रहा है, अगर जो है तहसीलदार करप्शन कर रहा है, अगर क्लर्क करप्शन कर रहे हैं, अगर नीचे बीच ले रही है, तो वो किसको कंट्रोल करना है? उसको सियासतदान होते उसको कंट्रोल नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा जहां 8 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां के हुकूमती रुकन मोहम्मद अली तरकई ने अपनी ही हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम है ही नहीं, बिल्कुल उलट पुलट चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को कि जो करप्शन हो रही है और जो निज़ाम की खराबी हो रही है, तो अगर ये ठीक हो जाए तो नो इशू। खुद तहरीक इंसाफ के रुकने असेंबली सरदार रियाज ने कौमी असेंबली में पैसे लेकर नौकरियां देने का इल्जाम लगाया। मेरा इलाका है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 21 नौकरियां दी गई हैं। उधर 1.5 लाख रुपए लेके इन्होंने नौकरियां वहाँ बांटी हैं। जो हमारे पीटीआई वाले थे वो रोते रह गए, वो हमारे आसरे में बैठे रह गए कि मेरिट होगा, वहाँ कोई मेरिट नहीं हुआ। ये सारा फ्रॉड हुआ है, रेलवे में किसी को कोई मेरिट पे नहीं मिला। पर हबीब साहब इसके ऊपर इंक्वायरी करें प्रॉपर। बिल्कुल आप इंक्वायरी करें। पंजाब में इत्तेहादी जमात के रहनुमा कामिल अली आगा ने इल्जाम लगाया कि करप्शन का रेट बढ़ गया है। 500 की जगह 5000 और 50,000 मांगते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हो यार, इतने पैसे मांग रहे हो, तो वो कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली इमरान खान लाया, हम तो नहीं लाए। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। खुद आलमी इदारे, इत्तेहादी और हुकूमती अराकीन कह रहे हैं कि साथ ही इस दौरान जो करप्शन केसेस में अदालती फैसले आए उनमें भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की गई। खुद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है, और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक के केस में अदालत ने भी एक तरफा एहतसाब पर बात की। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्जाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदेही की थी। बताया था
कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोर आवरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब के एकतरफा कंडक्ट की निशानदही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर उसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेज़ी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे टूल का है जिससे इख्तिलाफ को दबाया जा सके। जब यह फैसला आया तो खुद हुकूमत की तरफ से नैब पर तनकीद की गई। हमारे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी, और उसका रिजल्ट ये है कि सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतराजा बना दिया। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं, तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। इसी तरह साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 महीने कैद में रहे। फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर कर दिया गया। हम नैब की बदनीयती को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी जबान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए, तो जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राजा कमरुल इस्लाम और शेख इमरानुल हक के जमानती फैसलों में भी अदालत ने तनकीद की। ये तो था अदालतों की नज़र में एहतसाब के अमल का हाल, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाने का वादा भी पूरा नहीं कर सकी है। इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म बने उस दिन भी उन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाएंगे। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। इसके बाद भी इमरान खान ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौम से खिताब करते हुए एक बार फिर बैरून मुल्क से पैसों की वापसी की बात की और टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान भी कर दिया। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से। हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। फिर सितंबर 2018 में हुकूमत ने बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए एसेट रिकवरी यूनिट के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने यूनिट के क़याम के ऐलान के साथ ही दावा किया कि 100 अफराद को टारगेट किया जाएगा। 100 बड़े मगरमच्छ जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है, उस टारगेट के ऊपर हम काम करेंगे और उसके ऊपर फोकस्ड अप्रोच होगी कि इन टारगेट्स के ऊपर हम पूरी एक ट्रेसिंग एक्सरसाइज होगी कि इन्होंने पैसा कहाँ छुपाया हुआ है और फिर उसको लाने के इक़दाम किए जाएंगे। फिर हमने अपने प्रोग्राम में शहजाद अकबर साहब से पूछा कि पनामा लीक्स में जो नाम सामने आए उनकी तफसीलात हैं, उस पर काम करें, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे, मगर एक शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ, तो वो तो डिटेल्स सामने हैं। उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने FBI में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए। ये काम तो तेज़ी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये 2 चीज़ें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उस पर हुई थी पनामा के बाद, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं। तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर नो ये यूनिट देखेगा और उसमें जो हाईलाइटेड या ज़्यादा अमाउंट के केसेस हैं या जहां पे आपको कोई एविडेंस या लिंक मिलता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी प्रेडिकेट ऑफेंस का, तो उन केसेस को फौरी तौर पे रेलेवेंट इदारे की मदद से परसू किया जाएगा। मतलब और ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, FBR के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पे काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा, तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पे होगा। और फिर नवंबर 2018 में शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि $5 अरब के असासों का सुराग लगा लिया गया है। 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है, जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त $5.3 अरब है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब
रुपए बनते हैं। 1.3 अरब के तो वो डायरेक्ट केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लॉन्डर हुए हैं। इस दावे पर हमने अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा कि जिन अफराद के ये 5 अरब डॉलर्स के असासे हैं, क्या उनकी शनाख्त हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके पास तफसीलात हैं। ये पैसा वापस लाया जा सकता है या इंडिविजुअल्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये 5 अरब डॉलर किस किस के हैं और किस तरीके से अब उन्हें पकड़ा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या पैसा वापस लाया जा सकता है, या पेनल्टीज मिल सकती हैं उनसे? जी बिल्कुल शाहजेब, ये आइडेंटिफाइड अमाउंट है। ये हमने अमाउंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनकी तमाम डिटेल हमारी अथॉरिटीज़ के पास आ चुकी हैं। किसकी हैं, किस जुरिस्डिक्शंस के अंदर हैं, उनका इस वक्त स्टेटस क्या है, वो तमाम डिटेल है और उसी को सामने रख के ये बताया गया है और उनको वापस लाने के लिए भी एक क्लियर प्लान है। 2 साल से ज्यादा हो गए, उन अफराद का क्या हुआ, उस पैसे का क्या हुआ, अब तक नहीं पता चल सका। पनामा पेपर्स में 450 अफराद का नाम आया, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इसी तरह खुद वजीर आज़म इमरान खान ने 3 दिसंबर 2018 को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि 26 ममालिक से पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ रही हैं और अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक इन 26 ममालिक में 11 अरब डॉलर्स का सुराग मिला। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो 11 अरब डॉलर हैं। 11 अरब डॉलर। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों के। वज़ीर आज़म के इस दावे को भी 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उस डेटा का क्या हुआ कुछ नहीं पता चल सका। इसी तरह इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले बयानात का हवाला देकर कहते रहे वो कि मुल्क में हर रोज़ 12 अरब रुपए की करप्शन होती है। 12 अरब रुपए है दिन की करप्शन। पिछले नैब के सरबराह ने कहा था 12 अरब रुपए दिन की करप्शन है। हर रोज 12 अरब रुपए की करप्शन यानी 4,380 अरब रुपए की सालाना करप्शन। कहाँ है वो 4,380 अरब रुपए? फिर वज़ीर आज़म कहते रहे कि 4,000 अरब रुपए का टैक्स है, उसमें से 2,000 अरब रुपए का सूद है, इसलिए पैसे नहीं है। तो 4,380 अरब रुपए बाकी के कहाँ हैं जो करप्शन में ज़ाया होते थे? करप्शन भी बढ़ गई, टैक्स भी कम इकट्ठा हुआ। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह दावा किया था कि मुल्क से हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। हर साल पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग यानी 29 माह में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग रोकी गई होगी, क्योंकि खान साहब ने वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोक देंगे। अगर ऐसा है तो 29 माह में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग रोक दी गई होगी। मगर कहाँ हैं वो 25 अरब डॉलर्स और उनके मईशत पर असरात? अलबत्ता ब्रॉडशीट केस में जुर्माने के 29 मिलियन डॉलर्स ज़रूर मुल्क से बाहर चले गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दोनों साल में करप्शन बढ़ने के तासुर की रिपोर्ट दी है। हमने इस हवाले से बात करने के लिए शहजाद अकबर साहब को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया।